दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम गुलाम वंश के अंतर्गत रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह एवं नसरुद्दीन महमूद के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम लोग जो है रजिया सुल्तान से स्टार्ट करते हैं। रजिया सुल्तान कार्यकाल इनका जो है 1236 से 1240 के बीच जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। पुत्र को वरीयता, पुत्र से वरीयता देते हुए पुत्री को जो है उत्तराधिकारी चुना गया था। किनके द्वारा? इल्तुतमिश साहब के द्वारा। देखिए, परंतु उसकी मृत्यु, किनकी? इल्तुतमिश की मृत्यु ये 30 अप्रैल 1236 को हो जाती है। उनके मृत्यु के अगले ही दिन बाद उनके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है और रजिया सुल्तान को नहीं बैठाया जाता है। इसके बाद अगले 30 वर्ष का जो समय है वो सुल्तान और तुर्की सरदारों के मध्य जो है ये संघर्ष का काल है। इसको हम लोग जो है बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखें हम लोग रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में, इनका व्यक्तित्व के बारे में। तो ये क्या है? ये बड़ा विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और इनमें शासन की योग्यता जो नहीं थी। और शासन की जो बागडोर है वो पूरी तरह से उनकी मां शाह तुर्काना के हाथों में आ गई थी। लेकिन ये अत्याचारी थी, ये दुराचारी प्रवृत्ति की थी और इसके वजह से जो है सरदार जो है विद्रोह करने लगे। और सरदार के विद्रोह को दबाने के लिए जैसे ही फिरोज यो राज्य से, दिल्ली से जो है बाहर जाता है, उस स्थिति में रजिया जो है अमीरों व जनता से लाल वस्त्र पहनकर जो है ये न्याय की याचना करते हैं। और उस स्थिति में जो है जनता और दिल्ली के जो अमीर है उसका साथ देते हैं और फिर उसका तख्ता पलट हो जाता है और उनको जो है बंदी बनाकर उनको जो है क्या किया जाता है, उनकी जो है हत्या कर दी जाती है। तो ये रुकनुद्दीन फिरोज का बड़ा छोटा सा कार्यकाल जो है। चलिए, इस घटना की सबसे बड़ी जो विशेषता है, इस घटना की सबसे बड़ी विशेषता हुआ यह है कि पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय जो है लिया था। देखिए, क्या है कि इस्लाम में उत्तराधिकार का जो नियम है वो बड़ा असंदिग्ध है, उसमें संदिग्ध है, उसमें कुछ बताया नहीं गया है, जिसके वजह से ये जो है लगातार समस्या का जो है प्रश्न। अगर आपने इस चीज़ को नहीं देखा है तो आप जो है पहले के वीडियो को देखें, आपको वहाँ से जो है सहायता मिलेगी। लेकिन दिक्कत ये चीज़ हुई कि इसमें प्रांतीय जो सरदार हैं वो प्रांतीय सरदार को इस निर्णय में जो है भाग जो है नहीं लिया, अतः वो जो है क्षुब्ध थे। किसमें? रजिया के समय। जबकि फिरोज के निर्णय के समय जो है प्रांतीय सरदार ने जो है बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए वो जो है दुखी थे। इससे क्षुब्ध होकर निजामुल मुल्क जुनैदी के नेतृत्व में जो है सरदारों ने विद्रोह कर दिया। लेकिन रजिया ने बड़ी ही कूटनीति से विद्रोही गुट के जो दो नेता हैं, इजाजुद्दीन सलारी और इजाजुद्दीन कबीर खां, इसको अपने तरफ जो है मिला लिया और विद्रोहियों के संगठन में जो है फूट पड़ गया। और इस तरह विद्रोह को बड़ी ही सरलता से जो है रजिया सुल्तान के द्वारा अपनी कूटनीति से जो है दबा दिया गया। इसके बाद उसने क्या किया कि सुल्तान की जो शक्ति एवं सम्मान है उसको वृद्धि करने के लिए उसने क्या किया कि अपने व्यवहार में जो है परिवर्तन लाया। किस तरह का परिवर्तन? सबसे पहले पर्दा प्रथा जो है, पर्दा प्रथा को उन्होंने क्या कर दिया? त्याग दिया। आप जानते हैं कि इस्लाम में जो है बुर्का पहनना महिलाओं के लिए अनिवार्य है, तो उसने जो है पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों की तरह कुबा और कुलाह जो है ये पहनकर जो है खुले मुंह जो है दरबार में जाने लगी। देखिए, कुबा क्या, ये यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है एग्जाम। कुबा जो है कोट के तरह था और कुलाह जो है टोपी की जैसा, जिसको जो है धारण करती थी कौन? रजिया सुल्तान। यहाँ से सवाल बनता है, इसको दिमाग में आप रखिएगा। इससे क्या हुआ? इस घटना से रूढ़िवादी जो है ये चीज़ देख के रूढ़िवादी लोग जो है नाराज हो गए और जो है रजिया सुल्तान के जो है विरोधी हो गए। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं। उसने अपने विश्वास पात्र, किसने? रजिया ने विश्वास पात्र को ऊंचे पद दिया। लेकिन देखेंगे हम लोग कैसे जो है वो लोग उनसे जो है उन्हीं से गद्दारी करते हैं। इख्तियारुद्दीन एतगीन उन्होंने जो अमीर हाजिब बनाया। अमीर हाजिब क्या है? वो जो राज दरबार है, राज दरबार से संबंधित जो भी कायदे कानून है वो अमीर हाजिब के द्वारा जो है वो तय किए जाते थे दरबार में।
तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण पोस्ट था। और अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रशासन से संबंधित जो भी सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर एक अलग वीडियो लाएंगे, और जो है जिसमें कि सारे जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मलिक जमालुद्दीन याकूबी, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। इनको दिया गया अमीर आखुर का पद। अमीर आखुर क्या था? अस्तबल, जहां पर घोड़े को बांधा जाता था, अस्तबल का प्रधान बनाया किसको? जमालुद्दीन याकूत को। ये अबिसिनियाई मूल के लोग थे, लेकिन ये गैर तुर्क थे। और इसकी जो है नज़दीकी, रजिया सुल्तान से इसकी नज़दीकी जो है बाद में तुर्क सरदारों की आंख की किरकिरी बन गई, और जो है कहीं ना कहीं जो है यह भी एक कारण रहा उनके खिलाफ जाने का। इजाजुद्दीन कबीर खां, इनको लाहौर का अख्तादार बनाया गया। देखेंगे कैसे ये लोग जो है गद्दारी करते हैं। और इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, इनको तबरहिंद का जो है अख्तादार बनाया गया। तबरहिंद या सरहिंद या भटिंडा, जो भी के वर्तमान समय भटिंडा, उस समय का जो है तबरहिंद। इन उपकारों को भूलकर एतगीन और अल्तूनिया ने जो है क्या क्या उनके साथ विश्वासघात किया। कैसे करता है इसको हम लोग आगे देखें। सबसे पहले लाहौर के जो अख्तादार हैं, ये कबीर खान, लाहौर के अख्तादार ने जो है रजिया के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। लेकिन रजिया ने बड़ी ही जो है सरलता से कबीर खां के विद्रोह को दबा दिया, और जो है इस तरह से कबीर खां का विद्रोह जो है असफल रहा। लेकिन इससे सरदारों को एक बात ज्ञात हो गई कि अकेले जो है विद्रोह करने के स्थान पर जब तक सामूहिक प्रयास नहीं किया जाएगा, उस स्थिति में रजिया सुल्तान से निपटना शायद जो है बस की बात नहीं है। उस स्थिति में अप्रैल 1240 में अल्तूनिया, देखिए इनको बड़ा पोस्ट दिया था, अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। कहाँ पर? तबरहिंद में, भटिंडा में जो है यहाँ के इख्तियार थे, इन्होंने जो विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था कि इधर भाई हम करेंगे, और जो इसमें जो है दरबार के जो लोग थे उनकी भी मिली भगत थी, और दोनों की मिली कि जैसे ही रजिया सुल्तान दरबार से बाहर आएगी, हम इधर विद्रोह करेंगे, तुम लोग जो है वहाँ पर दिल्ली में जो है कोई जो है नया खेल कर देना। और इस तरह की सेटिंग जो पहले से ही थी। चलिए, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए, रजिया सुल्तान के दिल्ली में रहते हुए विद्रोह संभव नहीं था, क्योंकि दिल्ली की जनता और दिल्ली के अमीर उनसे प्यार करते थे, खासतौर से दिल्ली की जनता। चलिए, विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान जैसे ही तबरहिंद जाते, भटिंडा जाते हैं, रास्ते में ही तुर्क अमीरों ने जमालुद्दीन याकूत की जो है हत्या कर दी, जो उनका विश्वस्त था किनका? रजिया सुल्तान का। और रजिया सुल्तान को जो है बंदी बना लिया गया। और उधर जो है दिल्ली के तुर्क अमीरों ने क्या किया? इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। देखिए मिली भगत थी, ये खेल कर दिया इस तरह से। रजिया ने अल्तूनिया, जो उनका विरोधी था, जिन्होंने विद्रोह किया था उनके खिलाफ, अल्तूनिया से विवाह कर, देखिए उनकी कूटनीति, विवाह कर एक बार पुनः दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए जन असफल प्रयास किया, परंतु बहराम शाह ने दोनों को हरा दिया। और अंत में 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास जो है डाकुओं के द्वारा जो है दोनों की, रजिया और अल्तूनिया की जो है हत्या कर दी गई। ये जो है ना सैकड़ों बार ये सवाल पूछा गया, इसको दिमाग में आप रखिएगा कि जो है कहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई, किसने जो है उनके खिलाफ विद्रोह किया, और जो है ये जमालुद्दीन याकूत, ये बहुत जो है यहाँ से सवाल जो है बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, दिमाग में रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद जो है हम लोग देखें कि जो रजिया सुल्तान है, इनकी जो है असफलता का क्या कारण था। उस समय के तत्कालीन इतिहासकार हैं मिन्हाजुस सिराज, वो कहते हैं कि इनका स्त्री होना ही जो है इनकी असफलता का कारण, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न थी, सारी विशेषता थी, सिर्फ जो है स्त्री होने का, अगर वो स्त्री नहीं होती तो शायद वो ज़्यादा सफल रहती। एक आधुनिक इतिहासकार का ऐसा मानना नहीं, आधुनिक इतिहासकार का मानना है कि जो तुर्क सरदार है, तुर्क सरदार की जो महत्वाकांक्षा है, इन महत्वाकांक्षा की वजह से जो है रजिया सुल्तान को असफलता मिली। चलिए, मैं आप के ऊपर ये छोड़ता हूं कि आप क्या मानते हैं कि रजिया सुल्तान की असफलता के क्या कारण थे। आप लोग इस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। रजिया का अंत तुर्क मलिकों और अमीरों के लिए सफलता का सूचक था, और इससे के बाद चालीसा के दल ने सल्तनत को
सुल्तान को चुनने और पदच्युत करने का अधिकार पूर्णतः अपने हाथों में ले लिया। ये वही चालीसा है जिसका जो है गठन, जिसका निर्माण रजिया सुल्तान के जो है पिताजी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और यही जो देखिए इनके वंश के लिए कैसे खतरा उत्पन्न हो रहा है। और कहीं ना कहीं रजिया सुल्तान का जो है ये याकूत या और गैर तुर्कों के ऊपर भरोसा यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो तुर्क से जो है क्या चाहती थी, निजात चाहती थी। चलिए, जिस तरह से इल्तुतमिश जो है पहले के जो सरदार थे उससे उन्होंने जो है निजात पाने के लिए ही चालीसा का जो है गठन किया था। मुइजुद्दीन बहराम शाह इनका जो कार्यकाल है 1240 से 1242, रजिया को अपदस्थ कर तुर्की सरदारों ने बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। हम लोग देख चुके हैं। इनके समय का जो सबसे बड़ी घटना है ये नाइब अर्थात नाइब ए ममलिकात के पद का सृजन किया गया। क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि सुल्तान के अधिकार को जो है कम करने के लिए नाइब का पद जो है सृजित किया गया। ये संरक्षक के समान था। कौन? नाइब का पद, जो मुख्य रूप से सुल्तान के ऊपर जो है ये अंकुश रखने के लिए इस पद को जो है सृजित किया गया था, जनरेट किया गया था। और इस पर बैठने वाले जो सबसे प्रथम व्यक्ति थे वो थे कौन? एतेगीन, जो इस षड्यंत्र में मुख्य भूमिका नेता के रूप में रहे थे। किनकी? एतेगीन की, रजिया सुल्तान के विरुद्ध। अब वास्तविक सत्ता के जो है 3 दावेदार हो गए थे, सुल्तान, नायब और वजीर। कालांतर में एतेगीन ने इल्तुतमिश की तलाकशुदा पुत्री और बहराम शाह की बहन इससे शादी कर ली और अपने को काफ़ी जो है शक्तिशाली बना लिया और सुल्तान जैसा व्यवहार करने लगा। ये जो है नौबत, जो नगाड़ा और जो है हाथी, वो भी अपने दरबार पर रखने लगे, जो कि सुल्तान का जो है विशेषाधिकार था। और इस स्थिति में सुल्तान का जो है उससे बिगड़ना वो लाजमी था। और सुल्तान ने अपने अधिकारों का हस्तक्षेप समझा और जो है उसकी हत्या करवा दी। किसने? बहराम शाह ने। एतेगीन की मृत्यु के बाद नाइब के सारे अधिकार जो है अमीर हाजिब, उस समय के जो अमीर हाजिब थे बदरुद्दीन शंकर रूमी खां ने अपने हाथों में जो है वो केंद्रित कर ली। और रूमी खां के द्वारा बाद में क्या किया गया? सुल्तान की हत्या का जो है षड्यंत्र रचा गया, परंतु वजीर मुहब्बजुद्दीन के द्वारा जो है इसकी सूचना सुल्तान को दी गई। सुल्तान ने ये रूमी खां को पदच्युत करके बदायूं का अख्तादार बना दिया, परंतु उनका जो है मन बढ़ा हुआ था। वो क्या करते हैं? वो 4 महीने के भीतर ही फिर से जो है दिल्ली वापस आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो है रूमी खां और उनके एक सहयोगी ताजुद्दीन अली मसूदी का जो है हत्या कर दी जाती है सुल्तान के द्वारा। लेकिन इन हत्याओं के कारण सुल्तान के विरुद्ध अमीरों और या तुर्क सरदारों में जो है भयानक असंतोष व्याप्त हो गई और उनके जो भी सहयोगी भी थे वो भी जो है विरोधी बन गए। कैसे? देखिए, उनके सहयोगी रह गए थे कौन? ये वजीर मुहब्बजुद्दीन। और वजीर मुहब्बजुद्दीन जो है सुल्तान बहराम शाह को गद्दी से हटाने का जो है निश्चय कर लिया इस हत्या के बाद, इन हत्याओं के बाद, इस घटना के बाद। 1241 ईस्वी में एक घटना घटती है। मंगोलों ने आक्रमण कर दिया कहाँ पर? पंजाब पर। और इसके वजह से जो है ये वजीर को मौका मिल गया जो है बहराम शाह से मुक्ति पाने का। आक्रमण से रक्षा के लिए भेजी गई जो सेना है, मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए जो है सेना भेजी गई और वजीर ने जो है सुल्तान बहराम शाह के विरुद्ध उस सेना को भड़का दिया। कैसे भड़काया? बहराम शाह ने धोखे से एक जो है चिट्ठी प्राप्त कर ली थी सुल्तान से। वो जो है दिखाया किनको? जो है तुर्क सरदारों को, जिसमें ये लिखा था कि जो स्वामी भक्त न हो उसकी हत्या कर दी जाए। तो ये चिट्ठी देखते ही जो भी तुर्क सरदार थे वो जो है भड़क गए। उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं अगला जो नंबर है हत्या का वो हमारा भी आने वाला है। और उस स्थिति में जिस सेना को जाना था मंगोल से लड़ने के लिए, वो सेना जो है वापस दिल्ली आती है और दिल्ली आकर जो है दिल्ली पर कब्जा करती है। और 30 मई 1242 को बहराम शाह को गद्दी से हटाकर उनकी जो है हत्या कर दी जाती थी। मतलब जैसे को तैसा बहराम शाह ने जो है षड्यंत्र रचा था। किसके खिलाफ? रजिया सुल्तान के खिलाफ। और इनके खिलाफ भी जो है तुर्क सरदारों ने जो है उसी तरह का सलूक किया। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। 1242 से 46 इनका कार्यकाल रहता है। और मसूद शाह जो है ये बहराम शाह का पौत्र तथा फिरोज शाह का जो है पुत्र रहता है।
इनके समय नाइब का जो पद है कुतुबुद्दीन हसन को दिया जाता है, ये गैर तुर्क रहते हैं। और इस समय ये जो पद है वो प्रभावहीन होने लगता है, क्यों कि जो है अन्य महत्वपूर्ण पदों पर जो है वो तुर्क विराजमान रहते हैं। वास्तविक शक्ति जो है वजीर मोहब्बजुद्दीन के हाथों में चला जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, तुर्क सरदार जो है इनका भी विरोध कर देते हैं, किनका, वजीर का, और वजीर के पद पर जो है निजामुद्दीन अबू बकर जो है वो विराजमान हो जाते हैं। और इस तरह से कहीं ना कहीं जो गैर तुर्क है उसको साइड करने का प्रयास किया जाता है, किनके द्वारा, तुर्क अमीरों के द्वारा। अमीर हाजिब का जो पद है वो बलबन को दिया जाता है, जो चालीसा का जो है एक महत्वपूर्ण सदस्य रहता है वो बलबन को मिलता है, अमीर हाजिब। इस पद पर रहते हुए बलबन ने शासन का वास्तविक अधिकार जो है अपने हाथों में जो है केंद्रित कर लिया। यह जो काल है अलाउद्दीन मसूद शाह का जो काल है, ये तुलनात्मक दृष्टि से जो है शांतिपूर्ण जो है ये काल रहा है, ऐसा माना जाता है। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खटपट हुई है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से अगर पूछा जाए तो ये काल जो है शांतिपूर्ण रहा है। इस समय जो है सुल्तान एवं सरदारों तथा सरदारों एवं सरदारों के मध्य जो है संघर्ष उस तरह का देखने को नहीं मिलता है जिस तरह का पहले देखने को मिलता है। अंततः बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद एवं उनकी मां के साथ मिलकर मसूद शाह के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचता है, उनको जो है सिंहासन से हटाने के लिए, जिसमें जो है उनको सफलता मिलती है। जून 1246 को जो है उनको सफलता मिलती है और इस तरह से नासिरुद्दीन महमूद जो है वो अपने जो है पद से हटा दिए जाते हैं बलबन के षड्यंत्र के द्वारा। चलिए हम लोग देखें नासिरुद्दीन जो है महमूद को। नासिरुद्दीन महमूद, इनका कार्यकाल 12 से जो है 46 से 1266 लंबा कार्यकाल अपने आप में जो है, अगर हम बात करें इल्तुतमिश के वंशजों में। नासिरुद्दीन महमूद जो है ये इल्तुतमिश का जो है ये पौत्र था और 10 जून 1246 को सिंहासन पर बैठा। किसके सहयोग से? बलबन के सहयोग से। उसके सिंहासन पर बैठने के बाद अमीर सरदारों एवं सुल्तान के बीच शक्ति के लिए जो संघर्ष चल रहा था वो समाप्त हो गया। लेकिन क्यों? क्योंकि नासिरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति बलबन के हाथों में सौंप दी। अब मान के चलिए, अब जिस चीज़ के लिए संघर्ष हो रहा था उसको जो आप जो है सरदार के हाथ में ही सौंप देंगे तो संघर्ष का सवाल ही पैदा नहीं होता है। नासिरुद्दीन महमूद महत्वाकांक्षा रहित व्यक्ति था, धर्मपरायण व्यक्ति था। ये जो है कुरान की आयातों की जो है नकल करके एवं टोपी सिलकर जो है अपनी जीविका चलाता था, ऐसा कहा जाता है। नासिरुद्दीन महमूद एक बहुत बड़ी घटना अपने आप में इतिहास। नासिरुद्दीन महमूद ने 7 अक्टूबर 1249 को बलबन को जो है उलुग खां की उपाधि दी। बलबन को उलुग खां, ये जो है सैकड़ों बार सवाल पूछा गया, इसको दिमाग में रखिएगा, ये उपाधि प्रदान की और उसे सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब ए मुमलिकात का पद भी दिया, नायब का पद दिया और बाद में जो है उसे जो है अमीर हाजिब का भी पद जो है दिया गया। इससे पहले अगस्त जो है अगस्त 1249, ये गलती हो गया है 1949 लिखा, अगस्त जो है ये 1249 में सुल्तान महमूद के साथ अपनी बेटी का जो है विवाह कर देते हैं। कौन? ये बलबन। बलबन की सुल्तान से बढ़ती निकटता को देखते हुए अन्य तुर्की सरदारों ने सुल्तान की मां और कुछ भारतीय मुसलमानों के साथ मिलकर एक गुट बनाया, एक दल बनाया, जिसका नेता रेहान था। ये पूछा जाता है रेहान या रहियान था। ये भारतीय मुसलमान थे। कौन? रेहान। इस दल के प्रभाव से सुल्तान ने 1253, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण घटना, 1253 में जो है बलबन को पदच्युत करके उनको जो है कहाँ भेज दिया? हाँसी भेज दिया। ये हाँसी आप दिमाग में रखिएगा, बलबन को पदच्युत करके कहाँ भेजा गया? नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। इसके बाद जो है मलिक मोहम्मद जुनैद को वजीर का पद दिया गया। किसलू खां को नायब अमीर हाजिब, जो पहले जो है बलबन के पास था, वो जो है किसलू खां को मिला और रेहान को वकील दर बनाया। एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, इस समय एक नया पद सृजित किया गया वकील दर का। किसको मिला? वो रेहान को मिला। रेहान को 1254 में उसके पद से जो है पदच्युत कर दिया गया और बाद में जो उसकी जो है हत्या हो गई। देखिए क्या हुआ था कि जो है रेहान ने जो है सुल्तान को सलाह दी थी जो है बलबन के खिलाफ जो है आक्रमण करने का, लेकिन बाद में दोनों में जो है समझौता हो जाता है और जो है रेहान को ही पद से जो है पदच्युत कर दिया, मुक्त कर दिया जाता है। 1254
बलबन जो है अपने संपूर्ण अधिकार जो है वो वापस ले लेते हैं, वापस मिल जाता है बलबन को अपना संपूर्ण अधिकार। संभवतः इसी समय बलबन को शाही छत्र, जिसका इस्तेमाल जो है सुल्तान के पद का प्रतीक था, जो उसका जो है इस्तेमाल करता शाही छत्र का, वो कहीं ना कहीं सुल्तान का पद का जो है क्या था, वो प्रतीक था। बलबन को जो है ये शाही छत्र प्रयोग करने की जो है अनुमति मिल गई। मतलब कहीं ना कहीं जो है बलबन की शक्ति, जो ये सुल्तान की शक्ति जो है ट्रांसफर होते हुए दिखती है किधर, बलबन के साइड में। 1259 में किसलू खां की मृत्यु हो गई और उसके साथ उसके प्रमुख विरोधियों का भी जो है नाश हो गया। तो एक जो विरोधी था, इनका भी नाश होते जा रहा है। बलबन ने 1259 में मंगोल नेता हलाकू के साथ समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की। ये वही हलाकू खां हैं जिन्होंने जो है बगदाद के अंतिम खलीफा की 1258 ईस्वी में जो है हत्या की थी, और इनकी संधि होती है किनके साथ, बलबन के साथ। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की जो है मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो है बलबन सुल्तान बनता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बलबन के ही बारे में जो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक प्रयास था, एक उम्मीद जो है कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को जो है संक्षेप में जो है बता सकूं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जो है लाभ अवश्य मिला होगा, और अगर आप लाभान्वित हुए हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों को भी जो है शेयर करें। और जो है अंत में कि जहां भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में जो है व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।